हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र और घटना चक्र में ये जो बायोलॉजी पॉइंटर है, इसमें से हमने जो वीडियो बनाया था इसके पहले, उसी से आगे इसमें से हम शुरू करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे उपचार और रोग और उपचार, ये दोनों चीज़ें पढ़ रहे थे। और इसमें से हमने ये भी चीज़ें देखी थी कि कौन सा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, और ये सारा कंटेंट हमने देखा था। तो आगे उसी के शुरू करते हैं। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो ट्यूमर अगर किसी के शरीर में हो जाता है तो आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 ये यूज में आता है उसको जानने के लिए कि ये कहाँ पर ट्यूमर है। हमें फिर से सुमेलित करना है यहाँ पर। तो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 संबंधित है शरीर के अंतरंग के अर्बुदोच्चार से। तो अगर शरीर के अंतरंग में कहीं अब अर्बुद हुआ है तो उसके लिए हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग करेंगे। आयोडीन का एक समस्थानिक है आयोडीन 131। तो आयोडीन 131 जो है वो थायराइड ग्रंथि में अगर प्रॉब्लम है हमारी तो उसके लिए यूज में आता है। फास्फोरस 32 का उपयोग श्वेत रक्तता के उपचार के लिए करते हैं। और गोल्ड 198 का उपयोग जो है वो कैंसर उपचार में किया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है रेडियो सोडियम का। मतलब कि एक सोडियम का एक रेडियो रूप है, मतलब कि रेडियो समस्थानिक हम एक प्रकार से कह सकते हैं, उसका उपयोग किया जाता है शरीर में जो रक्त का प्रवाह है उसकी जो गति है उसको हम इससे मेजरमेंट करते हैं। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक का क्या नाम है? उसका नाम है फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। मतलब कि फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आप जानते हैं कि ये ब्लड कैंसर होता है, और जब हमारे शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि अचानक से विस्फोटक रूप से बढ़ जाती है, तो वो ब्लड कैंसर का रूप धारण कर लेती है। ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। तो कर्क रोग जो है ये ओंकोजीन के द्वारा ट्रिगर होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है या उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। देखिए, जो गामा किरणें होती हैं वो कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित करके कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उनको हम नष्ट भी करते हैं, तो इसलिए ये चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त जो रेडियो समस्थानिक है वो ऊपर भी हमने देखा कि क्या है, आर्सेनिक 74। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी जो पदार्थ है वो ऊपर देखें हम, वो क्या है रक्त कैंसर के लिए? फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसकी? श्वेत रक्त कणिकाओं की। WBC अचानक से अगर बढ़ जा रही हैं तो वो रक्त कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। कौन? आयनीय विकिरण। इसका मतलब जो है कि कर्क रोग है वो आयनीय विकिरण से होता है, और आयनीय विकिरण से ही उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और जो पुरुषों में प्रकट होता है। मतलब कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग वो रोग होते हैं जो हायरार्की से चलते हैं, मतलब माता पिता से बच्चों को हो जाएगा, फिर बच्चों से फिर उनके बच्चों को हो जाएगा, इस प्रकार से ये रोग चलता है हीमोफीलिया। ठीक है। अब इसका जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि इसमें स्त्रियां इसके प्रवाह का कारण होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर माता पिता में से किसी को अगर ये बीमारी है और उनके अगर बच्चे हुए तो उनकी जो बच्ची होगी उसको ये रोग होगा, लेकिन ये उसको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब वही अगर मान लीजिए कि अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसके लड़कों में वो दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से जो स्त्रियां हैं वो उनके वाहक का काम करती हैं, लेकिन ये पुरुषों में प्रकट होता है। और ये एक जैसा कि हमने देखा ही कि ये आनुवांशिक बीमारी है। अधिरक्त स्राव, जिसको हम यहाँ पर हीमोफीलिया ही कहते हैं। देखिए, हीमोफीलिया जो बीमारी है वो कैसी होती है? इसमें से ब्लड नहीं बंद होता शरीर से, तो अगर कहीं चोट लग जाती है तो फिर व्यक्ति की मृत्यु भी उससे हो सकती है जल्दी। तो यही इसी को कहते हैं अधिर रक्तस्राव, और ये एक आनुवांशिक विकार है। रायल हीमोफीलिया
टे-सेक्स रोग, पुटीय तंतुमयता तथा हाइपरटेंशन में से आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। मतलब कि जो लिंग संलग्न रोग या फिर हम कहें कि आनुवांशिक रोग जो है, इनमें से वो कौन सा है? रॉयल हीमोफीलिया। देखिए यहाँ पे रॉयल क्यों कहा गया? सबसे पहले ये माना जाता है कि ब्रिटेन की महारानी को ये रोग हुआ था, इसलिए इस रोग को रॉयल कहते हैं, है ना, कि रॉयल फैमिली को हुआ था, इसलिए ये इसको रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न करना। मतलब अगर कहीं पे चोट लगती है तो आप देखते हैं कि थोड़े देर में उधर पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, जिसमें हालांकि विटामिन के भी सहायक होती है, तो वो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन अगर ब्लड की क्लॉटिंग ना हो, रक्त वहाँ पर जमे नहीं, थक्का ना जमे, तो क्या होगा? ब्लड बाहर ही निकलता रहेगा। तो हीमोफीलिया में यही चीज़ होती है। हीमोफीलिया ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर तथा पेचिश में से वह व्याधि जो आनुवांशिक है। तो आनुवांशिक कौन सी है? हीमोफीलिया। देखिए कई बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन इनमें से पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये उपयोगी भी हैं काफ़ी। आनुवांशिक अव्यवस्था, देखिए आनुवांशिक अव्यवस्था में उसके साथ साथ में और जो रोग हो सकते हैं वो कौन से हैं? देखिए एक है डाउन सिंड्रोम, एक हीमोफीलिया देख रहे हैं हम, और दात्र कोशिका आरक्तता। तो ये जो रोग हैं ये सब आनुवांशिक रोग हैं। वह जो लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है वो होता है पेशी दुष्पोषण। तो पेशी दुष्पोषण इस प्रकार से पैदा होता है। सेरिब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। मतलब कि सेरेब्रल पॉल्सी जो एक रोग है ये मस्तिष्क का रोग है और ये छोटे बच्चों में मुख्यतः दिखाई देता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा है? मस्तिष्क। मतलब कि अल्जाइमर अगर किसी को होता है इसका मतलब क्या है कि उसके ब्रेन को प्रॉब्लम होगी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। वह प्रोटीन क्या है? तो वह प्रोटीन जो है उसका नाम जो है वो ये है एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। तो एमिलाइड प्रीकर्सर जो प्रोटीन है ये इस रोग के लिए जिम्मेदार होती है। तो अल्जाइमर इसी प्रोटीन का ये कहें कि दुष्प्रभाव है। हानिकारक किरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग जो है, यानी कि मान लीजिए अगर किरणें हैं, हानिकारक किरणें विकिरण है, तो उस विकिरण से सुरक्षित अंग कौन सा रहेगा? मस्तिष्क। उसको कम प्रभावित करेंगी ये। बाकी अंगों को जैसे अगर अल्ट्रावायलेट रेज की बात करते हैं जैसे, तो वो क्या करती हैं कि हमारे शरीर की त्वचा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं और शरीर में त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक अगर प्रभावी अंग है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन है? आँख। इसका मतलब आँख सबसे ज़्यादा विकिरण से प्रभावित होती है और मस्तिष्क सबसे कम। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। ये कैसे प्रवेश करता है? ये करता है दूषित भोजन और जल से। तो पोलियो का वायरस जो है वो दूषित जल और भोजन से मनुष्य के शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। पोलियो का कारण क्या है? विषाणु। मतलब कि पोलियो एक विषाणुजन्य रोग है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। साल्ट टीका संबंधित है किससे? पोलियो से। तो देखिए यह कहे कि पोलियो के टीके की किसने खोज की? तो जॉन साल्क। या फिर कहे कि साल्ट टीका संबंधित है किससे? पोलियो से, क्योंकि जॉन साल्क ने उसको खोजा था। वह बीमारी जिसके लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है वो है पोलियो। तो देखिए ये इनके क्या है कि अलग अलग टाइप हैं, जो खुराक उनको दी जाती है एक प्रकार से, तो उस खुराक में या फिर कहें वो जो दवा दी जाती है उसमें से ये ट्राईवैलेंट की जगह अब बाईवैलेंट यूज़ किया जा रहा है। एथलीट फुट, आप देखते होंगे पैर अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उसे एथलीट फुट कहते हैं। और ये बीमारी किससे होती है? ये होती है फफूंद से। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है किससे? EEG द्वारा। मतलब कि EEG अगर आप कभी नाम सुनते हैं कि EEG अगर कराना है तो वो किसका कराते हैं? ब्रेन का। तो EEG से मनुष्य के ब्रेन की जो कार्य प्रणाली है वो प्रकट होती है। तो मनुष्य की जो ब्रेन की कार्य प्रणाली है उसका अपना एक सिस्टम है, लेकिन जब हम EEG करते हैं और उस मनुष्य के ब्रेन की प्रणाली को साधारण प्रणाली से मैच करते हैं, अगर कुछ उसमें से गड़बड़ी होती है तो उससे
रोगों की पहचान कर ली जाती है। पैथोजीन जो सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है वो क्या है, एक रीनो वायरस। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। अब विषाणु देखिए क्या क्या संक्रमित कर सकते हैं, एक तो जीवाणुओं को, कवकों को तथा पादपों को, और इसके साथ मनुष्य को तो प्रभावित करते ही हैं। तो विषाणु जीवाणुओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब कवक, पादप और मनुष्य इस सबको प्रभावित कर सकते हैं, जीवों को भी प्रभावित कर सकते हैं, पशुओं को भी। खुजलाने से खाज मिटती है, इसका कारण क्या है, जैसे अगर कहीं पर खुजली हो जाती है तो अगर कोई खुजला देता है उसको तो उसको बड़ा मज़ा आ जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, इसका ये कारण है कि इससे कुछ जब मतलब खुजलाते हैं तो इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रतिहिस्टामिन जो रसायन है ये खुजली को मिटा देता है एक प्रकार से, इसलिए खुजलाने पर थोड़ा सा कहें मज़ा आता है या जो भी कहें। एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया क्या है, घ्राण संवेदना की कमी, मतलब कि सूंघने की शक्ति में अगर प्रॉब्लम आ जाए, सुगंध का समझ ही ना आए, तो उसे कहते हैं एनोस्मिया। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, वो कैसे होता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। हमारे देखिए गुणसूत्र जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कि जैसे 23 जोड़ा गुणसूत्र होगा, लेकिन अगर उन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है, डीएनए वायरस। तो डीएनए वायरस जो है वो हेपेटाइटिस जो रोग होता है, हेपेटाइटिस बी रोग जो कि यकृत में होता है, उसका कारण है। हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा अंग जो प्रभावित होता है वो कौन सा है, यकृत या लीवर। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जैसे ये हेपेटाइटिस रोग वायरस से है या कौन सा रोग जीवाणु से है, इसके लिए पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप प्लेलिस्ट में जाके जीव विज्ञान सेक्शन में उसमें देखिएगा तो सारे आपको उसमें से ट्रिक्स मिल जाएगी, है ना, कि विषाणु का ट्रिक ये है, जीवाणु के रोग का ट्रिक ये है, पूरा मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा तथा हेपेटाइटिस में से वह रोग जो वायरस द्वारा होता है हेपेटाइटिस। सल्फा दवाइयाँ कारगर हैं, ये किस प्रकार से कारगर हैं, जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए। तो अगर जीवाणुओं से कोई बीमारियां अगर हो रही हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए सल्फा दवाइयाँ उपयोग में आती हैं, या सल्फा दवाइयाँ कारगर हैं। यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त जो है वो है एमिनोसैसिलिक एसिड। तो एमिनोसैसिलिक एसिड यक्ष्मा मतलब टीबी और कुष्ठ दोनों रोग के लिए ये उपयोगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या से जिन लोगों की मृत्यु हो रही है या जिस रोग से सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं वो है क्या, यक्ष्मा या टीबी। और इस टीबी के लिए हर सरकार हालांकि अपना अपना लक्ष्य बना के रख रही है कि हम इसको जल्दी से जल्दी समाप्त कर दें। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय जो हैं वो इससे टीबी से ग्रसित हो जाते हैं और मर जाते हैं। और इसका कारण आप जानते हैं कि अगर ज़्यादा पॉल्यूशन है या फिर अगर लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो इस तरह से भी ये रोग हो जाता है। जीवाणुओं से उत्पन्न रोग तपेदिक है ना, जो तपेदिक रोग है वो किससे, जीवाणुओं के द्वारा होता है। तपेदिक रोग का कारक जीवाणु है। यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है। स्वप्रतिरक्षी रोग ये है संबंधित किससे, संधिवात संधिशोथ से। पामा रोग ये है चिचिंडी से संबंधित। अब मानसिक रोग है मनोविदलता, ये संबंधित है मानव रोग से। क्षय रोग अर्थात टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण क्या कहलाता है, मैंटॉक्स का परीक्षण। तो मैंटॉक्स का जो परीक्षण है वो क्षय रोग या टीबी के रोग से संबंधित है। सुमेलित करना है पुनः हमें। खैरा जस्ते की मिलानता, ठीक है, अगर मतलब कि जस्ते की कमी हो जाती है तो पौधों में कौन सा रोग हो जाता है, खैरा रोग हो जाता है। एनीमिया, आप जानते हैं कि अगर लोहे में मतलब ब्लड में अगर लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। ग्वाइटर या घेंगा रोग जो हो जाता है आयोडीन की कमी से होता है। स्कर्बी जो है ये विटामिन सी की कमी से हो जाता है। टिटनेस नामक जो रोग है, तो टिटनेस नामक रोग जाना जाता है किससे, लाक्सा नाम से। तो लाक्सा नाम से टिटनेस रोग को जानते हैं। मिनीमाता व्याधि
जिस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होती है उसे कहते हैं पारा। मतलब कि मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। मिनी माता व्याधि मुख्यतः कारण क्या है? पारद या पारा की विषाक्तता। जापान में वर्ष 1953 में मिनी माता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जिनमें से संक्रमण था किसका? पारद का। इसका मतलब ये हुआ साधारण सा कि देखिए 1953 में जापान में मिनी माता रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया था। उसका कारण ये था कि वहाँ के लोगों ने जो मछलियाँ खाई थी वो मछलियाँ पारे को खाई थी पहले बहुत ज़्यादा। तो समुद्र में अगर मान लीजिए किसी रूप से अगर पारा पहुँच जाता है और वो मछलियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, फिर उन्हीं मछलियों को अगर मनुष्य खाता है तो फिर उनको क्या हो जाएगा? मिनी माता रोग हो जाएगा। प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया तथा डेंगू में से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता। प्लेग देखिए इसमें से बाकी चीज़ें हम देखें जैसे पीत ज्वर, मलेरिया और डेंगू ये सब मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्लेग है ये रोग मच्छरों से नहीं होता। ये किससे होता है? चूहों से, रेडोडेंट से होता है। इनको कहा करते हैं। तो जैसे चूहों वगैरह में ये प्लेग फैल जाता है तेज़ी से, फिर अब वही जब चूहे आते हैं और मनुष्य के उन सामानों के नज़दीक आ जाते हैं जिनको वो उपयोग कर रहा होता है, तो उससे फिर प्लेग रोग फैल जाता है। एलर्जी के कारण होता है अस्थमा की बीमारी। मतलब कि जो अस्थमा की बीमारी है वो एलर्जी के कारण होती है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी का आहार करता है तो उसको हो सकता है क्या? स्कर्वी रोग। क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो विटामिन सी नहीं ले रहा है। आम, पपीता, आंवला तथा बेर में से स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी कौन है? आंवला। क्योंकि स्कर्वी रोग जो है वो किससे? विटामिन सी की कमी से हो रहा है। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा किससे में मिलेगी? आंवला में। तो अगर आंवला खाएंगे तो विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसमें? ल्यूकोडर्मा के इलाज में। तो ल्यूकोडर्मा के इलाज हेतु ये DRDO ने विकसित किया है। पुनः हमें सुमेलित करना है। हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। डायबिटीज़ क्या है? हार्मोन की गड़बड़ी से होता है। देखिए हमने डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि डायबिटीज़ अगर अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं हैं अगर वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं देती हैं, हार्मोन्स नहीं देती हैं, तो क्या हो जाएगा? हमें डायबिटीज़ हो जाएगा। रिकेट्स जो होता है ये हीनता जन्य रोग है। क्यों? क्योंकि विटामिन जी की हीनता यानी कमी से होता है। रिंगवार्म ये क्या है? कवकी संक्रमण होता है। रिंगवार्म क्या है? कवकी संक्रमण। अगला है यहाँ पर देखिए फिर से सुमेलित करना है कि निमोनिया। तो निमोनिया से प्रभावित क्या होता है? हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। मोतियाबिंद से क्या होता है? आँख, है ना, आँख में मोतियाबिंद हो जाता है। ये जो हमारा लेंस दिखाई देता है इसमें जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर से चढ़ जाती है तो वो धुंधला हो जाता है, जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो ये आँख में होता है। पीलिया यकृत में। मतलब कि देखिए जब पीलिया हो जाती है तो वो जो निकलने वाला जो पित्त होता है वो पूरे ब्लड में एक प्रकार से सर्कुलेट हो जाता है। तो इस प्रकार से इससे यकृत प्रभावित बहुत तेजी से होता है। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही देखते हैं। इसके आगे फिर जो आगे कंटेंट है हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। इसके साथ आपको बताएं कि जो अन्य वीडियो हैं फ्रेंड्स अन्य सब्जेक्ट के वो भी आप देख लें, ये बहुत ही उपयोगी हैं। इनको तो आप यूं ही किसी भी समय आराम से सुन सकते हैं और ये आपको धीरे धीरे सारा कुछ कंटेंट याद हो जाएगा। एक बार में न याद हो तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।